नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। रबर बोर्ड के बारे में दिया है, इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो रबर बोर्ड है इसने नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत में जो प्राकृतिक रबर होता है उसको, उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? रबर बोर्ड को। इसमें जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें सिक्किम को छोड़ दिया है, सिक्किम को छोड़कर इसमें एक राज्य को इंक्लूड किया है। कौन सा राज्य है इसमें? पश्चिम बंगाल। एक प्राकृतिक रबर को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना स्टार्ट किया है। यह है रबर का वृक्ष। रबर से जो रबर निकाला जाता है, रबर वृक्ष से कैसे निकाला जाता है? इसके तने में ही कट मारा जाता है। कट मारने के बाद एक पाइप के माध्यम से यहाँ पर एक टप बांध दिया जाता है। इसमें से जो नेचुरल दूध निकलता है, इसी दूध से ही रबर बनाया जाता है। इसके जो प्लांट पौधा होता है यानी वृक्ष होता है, इस वृक्ष को तैयार करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, लगभग 32 ईयर्स वृक्ष तैयार करने में लगता है। तो और भी इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है रबर। प्राकृतिक रूप से जो रबर होता है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में? तो थाईलैंड करता है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर मलेशिया है। ये दुनिया के प्रमुख मेजर उत्पादक है रबर के, प्राकृतिक रबर के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। यहाँ पर देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल राज्य के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, फिर उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का। ये जो देखिए मैप पर रंगा हुआ है नीचे वाला पार्ट, केरल नंबर 1 है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में 75% जो प्राकृतिक रबर होता है उसका उत्पादन अकेले ही केरल करता है। उसके बाद जो बचा रबर भारत के अंदर उत्पादन होता है तमिलनाडु और कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। अगर पूरी दुनिया में बात किया जाए तो भारत 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का उत्पादक है। भारत पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का उत्पादन है। अगर वहीं उपभोग की बात किया जाए, कंज्यूम की बात किया जाए, तो भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि उसका खपत भी करता है रबर का, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। फिर भी भारत को 40% तक प्राकृतिक रबर, ध्यान रखिएगा, 40% तक भारत को प्राकृतिक रबर इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इंपोर्ट कहाँ से करता है? यही थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया से भारत इंपोर्ट करता है। और भी कुछ एरिया यहाँ पर दिया गया है। देखिए, काटन का एरिया है। काटन यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में काटन का उत्पादन किया जाता है। काटन यानी हिंदी में बोलते हैं कपास। भारत में सबसे ज़्यादा काटन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात। गुजरात राज्य भारत में नंबर 1 है काटन उत्पादन में। अगर पूरे विश्व में बात करें कि काटन यानी कपास का उत्पादन कौन करता है, तो चाइना करता है। चाइना काटन के उत्पादन में नंबर 1 है। फिर वहाँ पर नीचे आते हैं, ये तो रबर है, रबर के बारे में बता दिया। नीचे है जूट वाली एरिया। यहाँ पर देखिए, असम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो भारत जूट उत्पादन में, ध्यान रखिएगा, भारत जूट उत्पादन में नंबर 1 है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश का नंबर आता है। तो भारत जूट का उत्पादन करने में नंबर 1 है। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो जो वेस्ट बंगाल है ये नंबर 1 है। भारत के राज्यों के क्रम में पश्चिम बंगाल जो जूट का उत्पादन में नंबर 1 है। तो ये था क्रम, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ इसके बारे में दिया है नेचुरल रबर के बारे में। इसके पौधों को तैयार करने के लिए 32 साल लगते हैं, ये तो हो ही गया है। फिर उसके बाद मिट्टी, लेटराइट टाइप की मिट्टी, जो ईंट वाली मिट्टी होती है, जैसे केरला में पाए जाते हैं। एलुवियल दोमट और सेडिमेंट्री पथरीली जो मिट्टी होती है उसमें ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसे प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षण की कितना आवश्यकता पड़ती है? तो वर्षण की आवश्यकता मतलब 100 रेनी डेज हो, यानी कि लगभग 3 महीने 10 दिन तक वर्षा की आवश्यकता इसे पड़ती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ह्यूमिडिटी कंडीशन की अगर बात करें, आर्द्रता की, तो 80% आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है रबर के उत्पादन के लिए। अगर इसमें सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश की बात करें तो लगभग 2000 घंटे तक सूरज के प्रकाश इसे मिलना चाहिए, तब ये जाकर अच्छे से उत्पन्न होता है रबर प्लांट। रबर बोर्ड के बारे में जानेंगे। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है, यानी कि जो रबर बोर्ड है भारत का, उसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 1955 यानी कि 1955 में हुई थी। 1955 में हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय कोट्टायम में है, केरला के कोट्टायम में है, जो केरला में पड़ता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता है, जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है। यह रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री इन इंडिया। जो भारत में रबर से संबंधित इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है। कौन? जो है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट बढ़ेंगे, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड्स के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अब राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड्स पोर्टल में शामिल हो गया है। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल है इसमें शामिल हो गया है। तो ये है क्या, जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड्स यानी भारत में जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा था, भारत में जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा था, इसी के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर होता क्या है, जैसे कि एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाता है, जैसे कि देश भर के चाहे जो जिला न्यायालय हो, चाहे वो सत्र न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, यानी कि जो उच्च न्यायालय हो देश के अंतर्गत, इनके जितने भी चाहे आदेश हो, चाहे जितने भी डिसीजन लिए गए हों, इनका पूरा विवरणस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड्स पर इकट्ठा किया जाएगा, ताकि कभी निकट भविष्य में जो सबूत हैं उसका फेरबदल न किया जा सके और आसानी से यहाँ से डाटा इस्तेमाल करके डिसीजन को और भी आसान बनाया जा सके। तो आइए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड्स को ई कोर्ट परियोजना के एक पार्ट के रूप में ही से विकसित किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि इसकी पूरी तरीके से जो पैसा लगाती है केंद्र सरकार के द्वारा ही, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसलिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसे तैयार कौन किया है? तैयार इसको किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। तो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इसके द्वारा तो इसे विकसित किया गया है, लेकिन इसमें सहयोग कौन कौन किया है? सहयोग किया है जो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो, उसके बाद इसका जो कंप्यूटर सेल है वो उसके द्वारा तैयार किया गया। कंप्यूटर सेल का इन हाउस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टीम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इन हाउस टीम है, उसके द्वारा सहयोग किया गया है। ऐसे विकसित कौन किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड्स को। इससे फायदा क्या होगा? पारदर्शिता होगी, जवाबदेहिता, दक्षता और समन्वय और डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये था राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो ये है क्या? OIMLs। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारत अधिकृत हो गया है। भारत अभी इसके पहले अधिकृत नहीं था, अब ये अधिकृत हो गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का जो प्रमाण पत्र है अब भारत जारी कर सकता है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रमाण पत्र होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कोई भी उपकरण बनता है, कोई भी उपकरण निर्माता भारत की कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट्स या उपकरण बनाया जाता है, तो जो उसके वजन होते हैं, उसके माप होते हैं, वो देश के भीतर ही परीक्षण कर लिए जाएंगे। देश के भीतर ही कर लिए जाएंगे परीक्षण। पहले जब एक्सपोर्ट किए जाते थे यानी कि निर्यात किए जाते थे प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर जहाँ जाते थे तो वहाँ पर माप की जाती थी, परीक्षण किया जाता था। तो इससे खर्च भी बढ़ता था प्लस लेट लतीफ़ी भी होता था। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के तहत भारत ने एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है कि जो भी प्रोडक्ट्स भारत के अंदर निर्माण किए जाएंगे उसका जो चाहे माप हो चाहे वजन हो, देश के अंदर ही उसका टेस्ट कर लिया जाएगा। इसे देश के बाहर टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में, यानी कि OIMLs के बारे में। OIMLs यानी 1955 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 1956 में यानी 1956 में भारत इसका सदस्य बना है। इसके 63 सदस्य देश हैं। अभी इसमें 63 सदस्य देश हैं और 64 इससे जो रिलेटेड देश हैं वो इससे रिलेटेड देश हैं। इसका महत्व तो यही होगा कि जो स्वदेशी निर्माता है उसको लाभ होगा, क्योंकि उनको जो एक्स्ट्रा टेस्ट किया जाता था अन्य देशों में, जो उससे खर्च आते थे, माप वजन और माप उपकरणों को दुनिया भर में निर्यात कर सकते हैं बिना कहीं टेस्ट कराए, मतलब विदेश में टेस्ट करने की आवश्यकता इसे नहीं पड़ेगी। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया सहित विभिन्न देशों के समूह में भारत भी शामिल हो गया। भारत विश्व का
13वां देश बन गया है ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाला। कौन सा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रमाण पत्र जारी करने वाला। नेक्स्ट बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण कच्चा माल अधिनियम यानी कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट किसके द्वारा पास किया गया है? यूरोपीय संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में महत्वपूर्ण कच्चा माल अधिनियम किस देश के द्वारा जारी किया गया, जब मंजूरी दी गई है तो यूरोपीय संसद के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जो सौर पैनल होते हैं या जो पवन चक्कियाँ होते हैं या जो इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है, इसमें जो चिप्स या जो भी उपकरण लगते हैं, उस उपकरण को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, उसको मैक्सिमम जो यूरोपीय संघ है उसको मैक्सिमम चीन से इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी चीन से आयात करना पड़ता है। तो चीन पर जो इन सब प्रोडक्ट्स हैं इसके निर्भरता को कम करने के लिए, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय संसद के द्वारा एक महत्वपूर्ण कच्चा माल अधिनियम को लागू यानी मंजूरी दे दी गई है। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो वर्तमान में 99% यानी कि 99% जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं यानी कि जो दुर्लभ पृथ्वी धातु होते हैं, जिससे मतलब कि ये सब सारे उपकरण के चिप या पार्ट बनाए जाते हैं, वो दुर्लभ मृदा धातु हैं, वो 99% ये चीन पर ही निर्भर है, चीन पर निर्भर है। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए इस अधिनियम को यूरोपीय संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण कच्चे माल के बारे में। जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, अगर उसके बारे में बात करें तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो आर्थिक और औद्योगिक और भू रणनीतिक महत्व के कारण किसी देश या क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक महत्व भी रखता है, एक रणनीतिक महत्व भी। इसका इस्तेमाल करके विनिर्माण हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, मतलब विभिन्न उद्योगों में इसको मतलब इस्तेमाल इसका आसानी से किया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण कच्चे माल की कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि जो रेयर अर्थ मेटल हो गया, फिर लिथियम हो गया, कोबाल्ट होगा, ग्रेफाइट हो गया, प्लैटिनम समूह के धातुएं हो गए और भी कुछ खनिज पदार्थ हैं। ये हैं क्या? रॉ मटेरियल्स है, यानी रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उसके पार्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नाविक के बारे में दिया है, इस चर्चा में क्या है। सबसे पहले तो नाविक के बारे में जानते हैं। नाविक भारत का नेविगेशन सिस्टम, जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। उसी तरीके से भारत अपना स्वदेशी रूप से नाविक यानी नेविगेशनल सिस्टम भारत अपना खुद का डेवलप कर लिया है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें लोकेशन मतलब जो लोकेशन सेट किए जाते हैं, तो स्मार्टफोन का जो नाविक है, नाविक के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, नाविक के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। जब नाविक के साथ यह इंटीग्रेट हो जाएगा तो नाविक का इस्तेमाल करके यह लोकेशन को आसानी से दिखा सकता है। अभी ये फिलहाल जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे संचालित होगी। इसमें होगा क्या, जो नाविक से संबंधित चिप हैं उस सपोर्ट सिस्टम को स्मार्टफोन में डाले जाएंगे, या जो नाविक के चिपलेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा स्मार्टफोनों में। 5G फ़ोन के लिए 1 जनवरी 2025 से ध्यान रखिएगा, 5G फ़ोन के लिए 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य कर दिया गया है कि आप नाविक सपोर्ट सिस्टम अपने मोबाइल में ज़रूर लागू करना होगा आपको 5G फ़ोन में, वो भी 1 जनवरी 2025 से, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी भी जो एल बैंड में काम करने वाले अन्य सभी फ़ोन हैं उसमें वर्तमान रूप से जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस ही काम कर रहा है, उसको दिसंबर का समय दिया गया है, यानी कि लगभग 11-12 महीना पीछे, दिसंबर 2025 तक उसे अनिवार्य करना होगा कि जो नाविक सपोर्ट सिस्टम है उसे मोबाइल में अपना लगाना होगा। यह कदम कब उठाया जा रहा है? एप्पल के द्वारा हाल ही में कुछ उसके फ़ोन लॉन्च किए गए हैं, आईफोन 15 मॉडल लॉन्च किया गया है, आईफोन 15 एप्पल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो यह इसमें अपने फ़ोन के अंदर जो नाविक सपोर्ट सिस्टम है वो अपने अंदर दे दिया है कि नाविक का इस्तेमाल करके आप लोकेशन को देख सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते भारत भी अपना स्मार्टफोनों में नाविक सपोर्ट सिस्टम लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। 5G फ़ोन के लिए तो कर दिया है 1 जनवरी 2025 से, तो अनिवार्य ही करना है, लेकिन कुछ एल बैंड के फ़ोन हैं जिसे दिसंबर 2025 तक लागू करने की बात कही गई है। लाल अग्नि चींटियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए इसका फिगर है, जो लाल अग्नि चींटियाँ हैं इन्हें वैज्ञानिक, अगर इनकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इनका सोलेनोप्सिस इन्विक्टा, सोलेनोप्सिस इन्विक्टा के रूप में इन्हें जाना जाता है।
यह दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न हुई। ये चींटियाँ दक्षिण अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका है महाद्वीप है वहाँ से इसका वर्जिन हुआ है। यह एक आक्रामक चींटी है, यूरोप में फैल रही है। यूरोप में इनका आक्रमण यानी कि अटैक बढ़ता चला जा रहा है। इस चींटियों का जो आक्रामक प्रजातियां हैं चींटियों का, इसे विश्व का 5वां सबसे महंगी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। यानी इसे विश्व की सबसे 5वीं महंगी प्रजाति के रूप में यानी स्पीसीज के रूप में इसे स्थान दिया गया है, जो लाल अग्नि चींटियां हैं। इनके साइड इफेक्ट क्या हैं? दर्दनाक इनकी जो डंक है, देखिए इनका जो डंक दिख रहा है ना, काफ़ी खतरनाक है डंक। अगर ये डंक जिसको मार देती है उनको फुंसी से लेकर एलर्जी से लेकर यहाँ तक कि एक जो घातक एनाफिलेटिक झटका है वो भी आ सकता है। यह क्लाइमेट चेंज के कारण यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही है। आक्रामक प्रजातियों की अगर बात करें तो ये पौधे हो गए या जानवर हो गए, उन्हें विलुप्त करने की इनकी क्षमता है। पौधे हो गए या जानवर हो गए, उन्हें विलुप्त करने की इनके अंदर क्षमता है। खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और पर्यावरण को एक आपदा में तब्दील कर सकती है। ध्यान रखिएगा, जो लाल अग्नि चींटी है इसका प्रकोप जो है हाल ही में यूरोप में बढ़ रहा है। ये किस मूल की है? दक्षिण अमेरिका मूल की है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मेगा तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परियोजना के बारे में दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लोकेशन देखते हैं। भारत का साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा को लेकर जो कोंकण रीजन है, कोंकण बेल्ट में ही महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है रत्नागिरी। इस रत्नागिरी में ही इस रिफाइनरी को, मेगा तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना को स्टार्ट किया जा रहा है। यह एशिया की, ध्यान रखिएगा, यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। जो रत्नागिरी परियोजना स्टार्ट किया जा रहा है तेल रिफाइनरी का, एशिया का नंबर 1 परियोजना है रत्नागिरी। इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था, इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट कौन कौन देश किया था? इसमें सऊदी अरब की जो अरामाको कंपनी है वो है, उसके साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि भारत की 2-3 कंपनियां और उसके बाद सऊदी अरब की अरामाको कंपनी, ये दोनों देश की कंपनी मिलकर इसे 2015 में स्टार्ट की थी। लेकिन कुछ समय बाद UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भी इसमें जुड़ गई है इस परियोजना में। तो ध्यान रखिएगा, भारत, सऊदी अरेबिया, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, 3 देशों की कंपनियां मिलकर रत्नागिरी रिफाइनरी को डेवलप कर रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। कोंकण बेल्ट की बात करें तो पश्चिमी भारत का एक तटीय मैदान है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के पश्चिमी तटों तक फैला है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और नीचे कर्नाटक के बाद से यहाँ पर स्टार्ट होता है केरला तक मालाबार तट है। फिर उसके बाद तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक यहाँ पर कोंकण रीजन कोरोमंडल तट है। तो ये था इसके बारे में। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।